जी सचिन जी बताइए। ऐसे ही याद किया, ये कार्यक्रम का रखा है यहाँ, नेताजी पार्लियामेंट है बिदर डिस्ट्रिक्ट में। जी तो वहाँ अगस्त क्रांति दिन का 8-9 अगस्त का प्रोग्राम रखा है। जी। आप उसमें सादर आमंत्रित थे, काफी सारे साधु संत महात्मे पधार रहे। देखो, लेट तो हो गए आपको बताने में, क्योंकि बहुत कम समय मिला। हाँ। देखो मैं आपको एक दूसरी बात कहूं। हाँ जी। आप पहले इन साधु संतों को हाँ। आप इनवाइट करेंगे तो उनका एक ग्रुप बना लीजिए, हाँ, ग्रुप बन दिया है अभी और आपको। वो ग्रुप का नाम अच्छे भारत का संकल्प समूह रखिए। साथ में साधु संत समाज जो भी लिखना है वो भी लिख दीजिए। और नहीं। फिर उनको ये बताइए कि सभी साधु संत समाज की ये जिम्मेवारी है कि जन कल्याण हो। बिल्कुल सही बात। आज जन कल्याण ये राजनेता नहीं कर सकते हैं। नहीं नहीं। देखो सचिन, हमें भी ये बात नहीं मालूम थी कि हम्म। 1947 में हमने अंग्रेजों को आरबीआई से 700 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। बाप रे। 1947 में आपको मालूम है किस चीज के ट्रांसफर किए हैं? हम्म। उसमें दो कंपोनेंट हैं। हाँ पहला कंपोनेंट है कि राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट समेत जितनी भी बिल्डिंग अंग्रेजों ने हमारे वहाँ। ही श्रम से बनाई है, उन हाँ सब हाँ। की कीमत हमसे वसूल की है। बिल्कुल, उन्होंने वो कंस्ट्रक्शन का पूरा पैसा ले लिया उसमें। हाँ, दूसरा, उन्होंने जिन अंग्रेज लाट साहबों ने हम पे गोलियां चलाई, हमें डंडे बरसाए, हमें हम्म। कूटा, हम्म। हमारे साथ बर्बरता की, ऐसे सभी अंग्रेजों की ताउम्र पेंशन कैलकुलेट करके ली गई है। और इन दोनों कंपोनेंट का जोड़ 700 करोड़ था जो उस ट्रांसफर किया गया। उस समय 700 करोड़ था, हाँ। 1947 में 700 करोड़ रुपए था। 700 हम्म। करोड़ रुपए ट्रांसफर किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें मेरा प्रश्न सचिन पाटिल जी ये है कि हम्म। क्या ये जवाहरलाल नेहरू के पिताजी का पैसा था? सीधे नहीं सीधे। नहीं, उन्होंने ये बात जनता के को क्यों नहीं बताई, जनता को विश्वास में क्यों नहीं लिया, बिल्कुल सही। ये और बाद में भी उन्होंने इसे गोपनीय क्यों रखा? जनता को बताने का सवाल ही नहीं पैदा होता था, खुद को राजा महाराजा समझते थे ये लोग हैं। अब पाटिल जी, आपको संविधान की बहुत समझ है। हम्म। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि भारतीय संविधान के अनुसार प्राइम मिनिस्टर के क्या अधिकार हैं? मैं प्राइम। मैं आपको अपनी समझ बताऊं। मेरी समझ के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। केवल हाँ। एक ही अधिकार प्राप्त है कि वो अपने लोगों को रिकमेंड करे कि जो चुने हुए लोग हैं, जो कि पार्लियामेंट हाउस के मेंबर हैं, उनमें हाँ। से किसको मंत्री की शपथ दिलाना है। केवल ये एक ओरिजिनल पावर है। बिल्कुल इसके बाद जो जितने भी पावर हैं वो कलेक्टिव पावर हैं। वो देश की कैबिनेट को लेना है। बिल्कुल सही बात। उसमें प्रधानमंत्री का केवल एक ही अधिकार है कि वो उसका लीडर है, और वो एक संपर्क स्रोत है। वो कैबिनेट के निर्णयों को राष्ट्रपति तक पहुंचाता है, और राष्ट्रपति उस पर अपनी मोहर लगाता है, तब वो निर्णय बनता है। बिल्कुल इस बिल्कुल। बात से आप कहां तक सहमत हैं? बिल्कुल सही है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं, जब जो है हमारी सेना 1948 में जीत रही थी हाँ और पाकिस्तानी भाग रहे थे, हाँ। उस समय ये बात चर्चा जो है वो कैबिनेट के साथ होना चाहिए थी, या बिना किसी को बताए ये ऑल कैबिनेट इंडिया में। रेडियो में चले गए? और यदि आप देखें कि सरदार पटेल के जो पर्सनल सेक्रेटरी थे मिस्टर मैथ्यू, उन्होंने हाँ अपनी किताब में लिखा है कि सरदार पटेल ने उनको दौड़ाया कि जाके देखो वो जो है जवाहर कहीं गवर्नर ना कर दे। वो जो है ना हमको बिना बताए, सबको बिना बताए कैसे जो है ना ऑल इंडिया रेडियो गया है। और हाँ। जब जो है मिस्टर मैथ्यू वहां पहुंचे,
तो हाँ। इन्होंने अंदर से ऑल इंडिया रेडियो को लॉक करा दिया था और इन्होंने इसकी घोषणा कर दी। अब हाँ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या देश के संविधान के अनुसार बिना कैबिनेट को संसूचित किए क्या प्राइम मिनिस्टर को ये अधिकार प्राप्त था? बिल्कुल नहीं, कैबिनेट में बताना ही जरूरी है तभी जाके इवन बताना राज्यसभा। नहीं, कैबिनेट से अनुमोदित कराना है। बिल्कुल बिल्कुल अनुमोदित करना है। तो उसमें यदि हमने जवाहरलाल नेहरू के इस कंडक्ट की भर्त्सना की होती तो इतने बुरे दिन नहीं देखना होते। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कहा। ये बताइए, हम्म, क्या जवाहरलाल नेहरू एक दूध पीते बच्चे थे? क्या उन्हें ये नहीं मालूम थी, क्योंकि वो स्वयं संविधान जो लिखा गया है उस समिति में बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया था और बिल्कुल उन्होंने ये सुनिश्चित किया था कि अंग्रेजों की जो डिजाइन है वो कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे और इस बात का ध्यान रखते थे कि अंग्रेजों की सभी चालें उसमें सुरक्षित रहे। राइट? यही बिल्कुल कारण है कि संविधान में 80% हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया है कि नहीं आया है? बिल्कुल एज इनकॉर्पोरेटेड। तो देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को संविधान की बारीकियों का पूरा ज्ञान था कि नहीं था? बिल्कुल ही वॉज वेल नोन लॉयर। तो सचिन पाटिल जी, ये मुझे बताइए, आर्टिकल 35A बिना पार्लियामेंट के सामने लाए गुपचुप रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर दबाव बनाकर उसका नोटिफिकेशन कराना क्या पूर्णतः असंवैधानिक नहीं था? बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही था ना, तो उस समय जो लोग थे, चाहे वो नेता हों या ब्यूरोक्रेट हों, उन्होंने इस तथ्य को जनता से छिपाया, तो हम सब जो है इस पाप के भागीदार हैं। बिल्कुल सही बात है। अभी भी करेक्ट नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी। आप ये बताइए, मोदी है तो मुमकिन है की जगह ये क्यों नहीं कहना चाहिए भारतीय संविधान है, भारतीय कैबिनेट है तो मुमकिन है? नहीं, आप ये बताइए, मोदी है तो मुमकिन क्यों है भाई? बिल्कुल बिल्कुल। ये अच्छा, अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं। आपकी जानकारी में है क्या, एक PIL जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी, उसमें यही बात लिखी हुई थी कि आर्टिकल 35A कभी पार्लियामेंट के सामने नहीं लाया गया, और क्योंकि पार्लियामेंट के सामने नहीं आया, पार्लियामेंट में बहस नहीं हुई, पार्लियामेंट ने अनुमोदित नहीं किया, लिहाजा प्रेसिडेंट का नोटिफिकेशन असंवैधानिक है, लिहाजा इसे शून्य घोषित किया जाए। ये PIL 2014 में लगाई गई थी। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूरे 5 साल बिना जवाब दिए इस पर बैठी रही, तो मोदी जी को जनवरी 2019 में आर्टिकल 35A हटाने की क्रेडिट दी जाना चाहिए या 5 साल तक जवाब ना देने के लिए उनकी भर्त्सना की जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, आपका क्या मानना है? उन्हें आर्टिकल 35A जनवरी में हटाने की क्रेडिट देना चाहिए या 5 साल तक उसे छिपा के रखने पर, जवाब ना देने पे? क्योंकि यदि पार्लियामेंट के सामने सभी तथ्य पहुंच जाते तो 2014 में ही आर्टिकल 35A असंवैधानिक और शून्य घोषित कर दिया जाता कि नहीं कर दिया जाता? बिल्कुल सही कह रहे हो। इन्होंने एक साल का एजेंडा के लिए 10-11 साल लगाए। आप सोच सकते हैं कितना स्लो प्रोसेस है, क्योंकि वो भी उसी सिस्टम का भाग है। नहीं, देखिए, अभी उन्होंने जो आर्टिकल 370 हटाया, तो 370 में के आर्टिकल में ही ये बात हेडिंग में है कि ये अस्थायी क्लॉज है। आर्टिकल 370 में ही ये लिखित है कि इसको कैसे हटाया जाएगा, सब प्रोविजन दिया हुआ है। तो उसमें 2 भाग हैं उस प्रोविजन के। एक है कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली को कंसल्ट करना होगा और इसके बाद उसका प्रेसिडेंट को नोटिफिकेशन जारी करना है, उसमें केवल यही प्रक्रिया दी गई है। अब मैं सचिन पाटिल जी आपसे जानना चाहूंगा कि यदि कंस्टिट्यूएंट असेंबली का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया है तो ये शर्त अपने आप में निर्मूल और शून्य या नल एंड वॉइड हो गई है कि नहीं हो गई है? बिल्कुल, इन्होंने, मैं बता रहा हूँ ना, ये उनके ही उत्तराधिकारी है ना, नेहरू गांधी
परिवार के ही मोदी उत्तराधिकारी है। एक जमाने में अभी आप मेरी बात का केवल जवाब दीजिए, मेरी बात का केवल इतना जवाब दीजिए कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली को कंसल्ट करने की जो शर्त है वो निर्मूल और शून्य हो गई या नहीं हो गई? हाँ बिल्कुल, नल एंड वाइड कर कर दिए। दिए तो क्योंकि वो अब जो है ना कंस्टिट्यूएंट असेंबली है ही नहीं, तो उसे जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही उसे कंसल्ट नहीं किया जा सकता है। तो अब आर्टिकल 370 हटाने के लिए एक छोटा सा उपाय करना था कि कैबिनेट में मसौदा को अनुमोदित करके प्रेसिडेंट को भेजते तो प्रेसिडेंट उसे नोटिफाई करता। ये काम तो अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की अस्थायी सरकार भी कर सकती थी। बिल्कुल, कोई हिचकिचाहट करने की जरूरत नहीं। इस विलंब के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को दोषी माना जाए, जो उन्होंने ड्रामा किया कि पहले जो है वहाँ गवर्नर रूल लगाया, फिर उसको कहा कि साहब जो है विधानसभा का लेने में लगे हुए, क्रेडिट लेने में। मेरा कहने का मतलब है इसे ड्रामा कहा जाएगा ना। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात है, मैं ये भी जानना चाहता हूं कि पार्लियामेंट ने ये क्यों नहीं पूछा कि भैया जिसे आप हटा रहे हैं ये कब पैदा हुआ था और मेरे सामने तो लाया ही नहीं गया है। ये बात पार्लियामेंट में पूछी जाना चाहिए थी कि नहीं पूछी जाना चाहिए थी? बिल्कुल सही बात, पूछना चाहिए था। तो यदि हम सत्य और स्पष्ट नहीं होंगे और हम अंधभक्त होंगे और कहेंगे मोदी है तो मुमकिन है, तो मोदी जी ने से मेरा पूछना है कि उन्होंने 55 कानून जो संविधान की आत्मा के विपरीत बनाए गए हैं उन्हें भंग क्यों नहीं किया? क्या इसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी की भर्त्सना नहीं की जाना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि यदि हम भर्त्सना करेंगे तो हम भविष्य के प्राइम मिनिस्टर पे नकेल डाल पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। चलिए, तो इस बात कॉन्स्टिट्यूशनल से डिस्कशन हुआ जाए इसका। मैं ये कह रहा हूँ, एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ इन सब चीजों को छोड़ दीजिए, केवल अपने ग्रुप में अपने लोगों को जोड़कर अच्छे भारत का संकल्प दिलाइए और फिर रविवार को रोटेशन के आधार पर एक जगह इकट्ठे होकर क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल के जो वीडियो आपके पसंद आ रहे हैं उन्हें साथ में सुनिए और अपने संकल्प को, अच्छे भारत के संकल्प को हर रविवार को बार बार दोहराइए, जिससे हमारे संकल्प की दृढ़ता बढ़े। हाँ, ये जो इसमें और एक कर सकते हैं, फ्रीडम फाइटर परिवार के लगभग 3 करोड़ सदस्य है। ऐसा जितेंद्र रघुवंशी जो उस संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री है, आप हरिद्वार में रहते हैं, तो वो लोग हर महीने के पहले संडे को 10 बजे से 10 मिनट तक मौन रखते हैं हुतात्माओं के सम्मान में। उसी मौन के बाद यदि वो अच्छे भारत का संकल्प भी दिलाने लगे। बिल्कुल यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि उस समय उसका वाइडर रीच आउट भी होगा। उसी समय ये यूट्यूब चैनल से हम दिखाएंगे। नहीं, उसको उसी समय दिखाने की जरूरत नहीं है। जगह जगह पे जो कार्यक्रम हो रहे होंगे उन सब की रिकॉर्डिंग करके मुझे टेलीग्राम ऐप पर भेजी जाए, जिसे हम अपलोड करेंगे और उसे लोग देखेंगे तो उनमें जोश भी आएगा, उनमें संकल्प की भावना बढ़ेगी। बिल्कुल, जोत से जोत जलानी पड़ेगी। एक महीने में एक बार भी वो लोग देखेंगे तो हफ्ते में दिखाना शुरू कर देंगे। फिर ये जो कार्रवाई है फिर हम महीने की बजाय फिर हर रविवार को करने की प्रक्रिया अपना लें। तो चाहे हम जो श्रद्धांजलि है वो महीने में एक बार दें, लेकिन अच्छे भारत का संकल्प हम हर रविवार को लें। वही तो कह रहे हैं, हफ्ते में फिर डेली दिखाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, डेली मत करिए, आप सप्ताह में एक बार करिए और फिर जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके उनके वीडियो सुनिए और फिर जो है क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करके जो उसमें 6 मेरिट लिस्ट बन रही हैं लोगों को जोड़ने की, उसमें आकर गांव के सरपंच बनिए, पार्षद क्षेत्र के पार्षद बनिए, टाउन क्षेत्र के जो है ना मेयर बनिए, जिला क्षेत्र के जो है जिला पंचायत अध्यक्ष बनिए और प्रांत में मेरिट लिस्ट में आकर
मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के मंत्री और विधायक बनिए। नहीं, और आपने सही वो स्ट्रक्चर बना दिया है, इस पे अमल करने की जरूरत है। तो मैं थोड़ा 8-10 दिन थोड़ा बिजी हूँ, उसके बाद मैं आपको पूरा सहकार्य करूँगा। उसमें कहाँ कहाँ के कौन से संस्थाओं के माध्यम से भी काम लिया जा सकता है ना। आप उनकी एक सूची बनाकर मुझे भेज दीजिए। हाँ, जैसे वो एक आपने जितेंद्र रघुवंशी का कहा है तो उनका नाम नंबर मुझे तत्काल भेजिए, बिल्कुल। उनसे हम चर्चा करेंगे। और वो सैल्यूट तिरंगा के एक राजेश झा जी है, उनका भी ऑलमोस्ट 20 कंट्रीज में उनका संगठन है। ऐसे जो मेजर काम करने वाले संस्था है, अच्छे अच्छे काम करने वाले, उन्हीं को 8-9 अगस्त को भी बुलाया था। आप अगर संभव है तो आप अवश्य आइए, अदरवाइज मैं नंबर तो भेज ही दूंगा सबके। आप जो वो अपन देखते रहेंगे, क्योंकि संभवतः उन डेट में मैं बाहर हूं तो मेरा आना संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं अपना वीडियो रिकॉर्ड करके जो है ना आपको भेज दूंगा, तो उसे आप प्ले कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, है ना? ऐसा करो। हाँ, ऐसा कर चलिए, सकते तो हैं। आप एक बार फिर से आपसे अनुरोध है, उन सब लोगों के नाम और किस संस्था से जुड़े हैं वो, और उनके नंबर आप जितने जल्दी मुझे भेज सकते हैं मुझे जरूर भेज दीजिए। जय हिंद, हम्म। जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।